वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम 2020 में आया हुआ है। 2020 एग्ज़ाम जनरली ऑनलाइन हुआ था, बट उस समय का क्वेश्चन आंसर जो आए हुए थे वो भी आप अपने प्रैक्टिस में ले सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने अवेलेबल है, 2020 का दिखाई दे रहा है आपको। सम्स पढ़ने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोग इस सम्स को करने के बाद प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आप देखोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपके सेमेस्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मोर देन 40 आई थिंक होगा, आप जाकर देख सकते हो, फ्रीली अवेलेबल हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करने से पहले, ईयर सॉल्व प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास चैप्टर का पूरा नॉलेज होना चाहिए और उसके जितने भी फॉर्मूलाज या फॉर्मेट वगैरह होते हैं चैप्टर के, वो सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। तब जाकर आप ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका मैटर क्लियर हो सकता है। कहीं कहीं पर अगर फॉर्मूलाज आपको याद ना हो तो जब मैं बताऊं कि इसका ये फॉर्मूला है तो वो आप लिख सकते हो और वो फॉर्मूला आप फॉलो करके कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा जिससे कि जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने को कहा जाए सेल्फ कैलकुलेशन करके देखिएगा, जिससे आपकी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन सेल्फ नहीं करते और उनके मन में डाउट आ जाता है कि ये फिगर कहाँ से आया है। सिंपल सा बात है भाई कि आप अगर कैलकुलेशन करके देखेंगे तो वो कैलकुलेशन आपको वहाँ पर समझ में आएगा। बस जैसा आप सुन के इमेजिन करेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लेते हैं हम लोग। मेंशन कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ के लिमिटेड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड होते हैं, पढ़ा होगा आपने। एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड होता है जिसको हम लोग एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा अर्निंग कैपेसिटी मेथड होता है या उसको हम लोग यील्ड मेथड भी कहते हैं। और तीसरा फेयर वैल्यू मेथड होता है। इस सम्स में हम लोगों से 2 मेथड से पूछा है। ए नंबर हमसे पूछा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और बी नंबर में आप देख रहे हो हम लोगों को करना होगा अर्निंग यील्ड मेथड से। ठीक है, आगे का इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है। टेंजिबल एसेट्स 11,60,000 दिया है, गुडविल है 1 लाख की। इसके बाद करेंट एसेट्स है 3,60,000 का, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 20,000 का, जिसका जनरली कोई यूज़ नहीं होता है इस कैलकुलेशन में। 5% डिवेंचर है 2 लाख का और करेंट लाइबिलिटीज़ है 2,60,000 का। एसेट बैकिंग मेथड में आप लोगों को याद होगा हम लोग नेट एसेट्स निकालते हैं और नेट एसेट्स निकालने के लिए हम लोगों को नेट एसेट्स निकालते हैं, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और वो नेट एसेट्स निकालने के लिए हम लोगों को जनरली टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स को जोड़ना पड़ता है, उसमें से लेस करना पड़ता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, तो हम लोगों को मिल जाता है नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो अपने को वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाता है। आगे इन्फॉर्मेशन देखें और क्या लिखा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो नेट प्रॉफिट का बात देने लगा ये दूसरे मेथड में यूज़ होता है, अर्निंग यील्ड मेथड में। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2017-18 का दिया 103,200, 18-19 का दिया 104,000 और एक यहाँ 19-20 का दिया है 103,300। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी, लास्ट लाइन बता रहा है, इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर 20% ऑफ द प्रॉफिट टू रिजर्व। जितना भी प्रॉफिट आपका होगा उसका 20% रिजर्व में ट्रांसफ़र करता है ये कंपनी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भी यूज़ हम लोग करते हैं सेकंड वाले मेथड में, ध्यान रखिएगा, अर्निंग यील्ड मेथड में। और लास्ट में बोला है इशू एंड पेड अप इक्विटी कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। 80,000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है। ध्यान रखिएगा इसमें फेस वैल्यू 10 रुपया है और जब पेड अप वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला में पेड अप वैल्यू लिया जाता है, तो जब पेड अप वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी हम लोग 10 रुपया ही लेंगे, क्योंकि पेड अप वैल्यू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और पेड अप वैल्यू से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो फेस वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू माना जाता है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों मेथड में किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करके सॉल्यूशन किया गया है।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में आपको टोटल एसेट्स लेने हैं, जिसमें टेंजिबल भी लेना है, इनटेंजिबल भी लेना है, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है भाई। फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर यही सब आता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटेन ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये सब आता है फिक्टिशियस एसेट के लिए। और ये सारे फिक्टिशियस एसेट जिसके नाम अभी हमने बताएं वो आपको टोटल एसेट्स में नहीं लेने होते हैं। तो वापस से देखें, टेंजिबल एसेट दिया है 11,60,000, इनटेंजिबल एसेट में गुडविल है, गुडविल कितने का दिया है 1 लाख का। उसके बाद करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स में हम लोगों का वैल्यू है 3,60,000 का, तो 3,60,000 करंट एसेट्स ले लिया और इन सबको जोड़कर आपको वैल्यू मिला है 16,20,000 का। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, जिसमें एक 5% डिवेंचर सम्स में दिया था 2 लाख का, और करंट लाइबिलिटीज़ है 2,60,000 की। तो ये बाहर चला गया 4,60,000, और 16,20,000 में 4,60,000 माइनस करके आपको वैल्यू मिल गया 11,80,000। ये 11,60,000। ये 11,60,000 जो आया है, इसके सामने आप लाइन लिखोगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। 11,60,000 हमारा नेट एसेट्स है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ये हमारा लाइन है, बुक में लाइन लिखा है वैल्यू ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर, आप ये लाइन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज थोड़ा स्टैंडर्ड वे हो जाएगा, किसको हम लोग नाम देंगे कि नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकला 11,60,000, इसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, जो कि है 80,000। आप कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखो, आपको वैल्यू मिल जाएगा एक शेयर का वैल्यू कितना 14 रुपीज़ 50 पैसे, 14.5। देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर लिख के भी दिखाया है। फॉर्मूला थोड़ा लिख दीजिएगा तो चीज़ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। जैसे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 11,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, दिख रहा है ना। इसको आप पहले एक फॉर्मूला बना के लिख दोगे, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद कैलकुलेशन लिखोगे 11,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कितने का 14.5। ये फर्स्ट मेथड क्लियर है। अब आते हैं हम लोग दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड है हम लोगों का अर्निंग यील्ड मेथड। अब इसमें 2 कॉलम करके बनाया हुआ है, एक आप देख रहे हो सिंपल एवरेज और एक देख रहे हो वेटेड एवरेज। यहाँ पर दोनों बना दिया है, ऐसे मेरे हिसाब से इन दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक को लेकर भी किया जा सकता है। कैलकुलेशन यहाँ पर दोनों का दिया है, मैं आपको दोनों ही बता दे रहा हूँ, आपके लिए जो सूटेबल हो वो आप फॉलो कर सकते हो। एक और बात होती है कि जैसे हम लोग पढ़ने के समय कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा भी लेकर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के समय हॉल में जो इंस्टेंट वर्क होता है, जो दिमाग में आता है कि इस तरीके से हमको याद आ रहा है ऐसे करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करके जनरली स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। यहाँ पर दिया है तो आप बस कैलकुलेटर लेके बैठिएगा और कैलकुलेशन करते रहिएगा। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ पर निकाला गया है PAT, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, PAT। ये जो वैल्यू यहाँ दिया है 103,500, ये कैसे निकाला गया है? तो 103,500 यहाँ डायरेक्ट निकाल कर दे दिया है। आप क्या करोगे, यहाँ एक कैलकुलेशन दिखाओगे, कैलकुलेटर में लेकर लिखिएगा आप लोग। जनरली 103,200 यहाँ का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 18-19 का प्रॉफिट दिख रहा है 1,04,000, और 2019-20 का प्रॉफिट दिख रहा है 1,03,300 दिख रहा है। ये 3 साल का प्रॉफिट आप लीजिए, तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कीजिए। आप देखोगे कि आपको ये एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा आफ्टर टैक्स वाला 103,500। सम्स में 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों को ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, आपको ये एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला है। इसके बारे में मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो लोग वीडियो भगा के सुनते हैं उनको डाउट होगा, इसलिए रिपीट करना ज़रूरी है। सम्स में अगर वेटेड एवरेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग ये कैलकुलेशन नहीं भी दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से निकाला गया है। सबसे पहली बात, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को वेट लेना पड़ता है, और सम्स में अगर वेट नहीं दिया है तो पहले साल का वेट 1 माना जाएगा, दूसरे साल का वेट 2 माना जाएगा, और तीसरे साल का वेट 3 माना जाएगा। इसको लेकर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी,
पहले साल का प्रॉफिट लीजिएगा 103,200 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से, क्योंकि पहले साल का वेट है कितना 1, प्लस कीजिएगा दूसरे साल का प्रॉफिट लीजिएगा 104,000, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, क्योंकि दूसरे साल का वेट है कितना 2, प्लस कीजिएगा तीसरे साल का प्रॉफिट लीजिएगा 103,300 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, क्योंकि तीसरे साल का वेट कितना माना गया है 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, 3 साल का प्रॉफिट रहता है तो 3 ले लेते हैं, लेकिन जब वेटेड एवरेज निकालते हैं तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं होता, तीनों वेट को जोड़कर क्या कितना आएगा 3 + 2 + 1 6, तो जो डिवाइड किया जाएगा वो कितने से डिवाइड किया जाएगा 6 से। अब आप जब इस तरीके से कैलकुलेशन लोगे उसके बाद कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि आपका निकला है कितना 103,517। ठीक है, वेटेड एवरेज में क्या होता है ना, बस वेट से प्रॉफिट का मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड करने के समय हम लोग सारे वेट को जोड़कर उससे डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अब सम्स में लिखा था कि हम लोगों का 20% ऑफ द रिजर्व ट्रांसफ़र 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें, रिजर्व में। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना हम लोगों का ये प्रॉफिट आया है 103,500 और 103,517, इसका सिंपली आप निकाल दो 20%। तो आप देखोगे 103,500 का 20% लोगे तो आपको मिल जाएगा 20,700 और उधर में 103,500 का आप जब लोगे तो आपको उसका 20% मिल जाएगा 20,703। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब ये बचा हुआ पैसा कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट सकती है। तो आप 103,500 में से माइनस कर दो 20,700, आपको मिल जाएगा 82,800 और वैसे ही आप यहाँ पर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 82,814। ठीक, अब हम लोग इसमें दो रेट निकालते हैं, एक अर्निंग रेट और एक डिविडेंड रेट। दोनों पे ही आप वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हो, अर्निंग मेथड से भी और डिविडेंड मेथड से भी। ठीक है, तो अर्निंग रेट जो निकाला जाता है वो लिया जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ये अर्निंग मेथड से जब हम लोग लेंगे तो हम लोग लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स और डिवाइड करेंगे इसको जो पेड अप कैपिटल है सम्स में दिया हुआ उससे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर देखो शॉर्ट में लिखा भी है ई का मतलब है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये जैसे आप कैलकुलेटर में लिखो 103,500, डिवाइड करना है आपको कैपिटल से, यहाँ कैपिटल के जगह पेड अप कैपिटल लिखिएगा। पेड अप कैपिटल आपका कितना होगा 80,000 शेयर 10 रुपया करके सम्स में दिया है यहाँ पर, मतलब 8 लाख। तो कैलकुलेशन आपका होगा 103,500 डिवाइडेड बाई 8 लाख और इनटू करना है 100 से, तो आप देखोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा 12.94। दूसरे वाले में भी आपको यही करना है, 103,517 लेना है, डिवाइड करना है इसको कैपिटल से 8 लाख जो कि है और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो इसका भी वैल्यू आपको 12.94 मिलेगा। वो 94 के बाद बहुत सारे फिगर मिलते हैं, उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए, पॉइंट के बाद 2 अंक लें तो हम लोग पॉइंट के बाद कितना लेंगे 94। दोनों में सेम ही आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। और पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है तो उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। ये तो अर्निंग का रेट निकला। अब जब डिविडेंड का रेट निकालेंगे तो सेम थॉट से लेंगे। डिविडेंड का फॉर्मूला देखो, उसमें आपको वैल्यू लेना है अर्निंग फॉर डिविडेंड, मतलब ये वाला 82,800। 82,800 को फिर आपको डिवाइड करना है 8 लाख से, ये जो 80,000 इंटू 10 करके आएगा। 82,800 डिवाइडेड बाई 8 लाख और इंटू करोगे 100 तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 10.35। और दूसरे वाले में भी यहाँ पर आप देख लीजिएगा 82,814 डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 10.35। वही पॉइंट के बाद थोड़ा सा फ़र्क आएगा, दोनों में इग्नोर करना है। और पॉइंट के बाद अगर 2 अंक सेम है तो दोनों सेम ले लेना है। ठीक, ये हम लोगों का वैल्यू ऑफ शेयर नहीं आया है, ये हम लोगों का आया है क्या, ये हम लोगों का आया है एक अर्निंग रेट और एक आया है डिविडेंड रेट। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है, रेट सेम चल रहा है, अर्निंग रेट भी सेम आ गया,
डिविडेंड रेट भी सेम आ गया, तो शेयर का वैल्यू भी क्या होगा, दोनों में सेम आएगा। इसलिए फिर यहाँ पर 2 बार नहीं निकाल के लिखा गया, एक ही बार निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया, यहाँ देखिए फॉर्मूला नहीं लिखा गया। आप लोग पहले क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ शेयर्स अर्निंग रेट से अगर लें तो हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग लेते हैं अर्निंग रेट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे अर्निंग रेट इनटू करेंगे हम लोग पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 रुपया। दिखा, ये मैं सम्स पढ़ते समय ही बोला था कि हम लोगों को फॉर्मूला में इसको यूज़ करना पड़ता है। आप फॉर्मूला कैसे सजा रहा है यहाँ पर, अर्निंग रेट है 12.94, इसको मल्टीप्लाई करना है पेड अप वैल्यू से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ दिया हुआ था, दिख रहा है आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%। तो फॉर्मूला आपका होगा अर्निंग रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला पुट करें आप, उसके बाद यहाँ लिखें 12.94 इंटू 10 हम लोगों का पेड अप वैल्यू है और डिवाइडेड बाय 10 हम लोगों का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो वैल्यू निकल के कितना आ गया, 12.94, वही वैल्यू आ गया। और जब डिविडेंड मेथड से लेंगे तो वैल्यू पर शेयर के लिए हम लोग वही लेते हैं, सेम तरीका है, बस यहाँ पर डिविडेंड का जो रेट आया है वो लेते हैं, डिविडेंड का रेट इनटू करते हैं पेड अप वैल्यू पर शेयर और डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और पेड अप वैल्यू अगर अलग अलग हुआ तब ये जो आपका अभी सेम फिगर आ रहा है ना, ये 12.94 था तो ये भी 12.94 आ गया, ये 10.35 था तो ये भी 10.35 आ गया। ये फिगर चेंज हो सकता था अगर आपका पेड अप वैल्यू या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होता तो। चूंकि इस सम्स में हमारा रेट ऑफ रिटर्न और पेड अप वैल्यू सेम है, इसलिए जो हमारा अर्निंग रेट और डिविडेंड रेट आया वही हमारा वैल्यू ऑफ शेयर में भी निकल गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। फॉर्मूलाज थोड़ा सा लिख कर करेंगे और फॉर्मूला अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो फिर चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होंगी। और एक और बात है, फॉर्मूलाज जो है वो अलग अलग टीचर का अलग अलग बुक में आप लिखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, बट अगर आपका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वर्ड भले ही बदल के दिखाई दे लेकिन चीज़ें जनरली सेम रहती है। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 2021 का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।